कौन मरा है? कौन? शुभम? उसका बर्थडे था क्या आज? मार खा गया है वो। खुद को ही देख लो। क्या हुआ? चलिए बात नहीं करते हैं, आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं भाई। बात नहीं, शांत हो जाओ एकदम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, हमारा चैप्टर चल रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा चैप्टर चल रहा था और हमने काफी हद तक की चीजें खत्म कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक खत्म किया था वो टाइप्स ऑफ सेल खत्म किया था, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ सेल में हमने देखा कि हमारे पास सेल के टोटल 2 टाइप है। किसके बेस पे बांटा था हमने? न्यूक्लियस के मॉडिफिकेशन के बेस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के बेस पे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, न्यूक्लियस अगर है तो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना एडवांस है। इसके बेस पे हमने पूरे सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक बहुत ही प्रिमिटिव सेल था जिसको नाम दिया था हमने प्रोकैरियोट्स, जो कि बेसिकली कौन सा किंगडम कैरी करता है? मोनेरन्स। कौन से वाले? मोनेरन्स, है ना? दूसरा था हमारे पास यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में हमारे पास कौन कौन से इंक्लूडेड है? चलो बताओ फटाफट। अपने पास क्या प्रोटिस्ट है? बिल्कुल है सर। हमारे पास फंजाई है? हाँ बिल्कुल है। हमारे पास प्लांटी भी है एंड हमारे पास एनिमेलिया है, ठीक है? लेकिन हमें जो है यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही की बात करनी है। इनकी बात करनी है, इन लोगों की मोनेरन्स की मतलब प्रोकैरियोट्स की बात करनी है, और बात प्लांटी की करनी है, और बात एनिमेलिया की डिटेल में करनी है। बाकी इनकी बातें थोड़ी थोड़ी सुपरफिशियल तरीके से चैप्टर में होती रहेंगी। लेकिन प्लांटी, एनिमेलिया और मोनेरन्स में भी प्रोकैरियोट्स जो बेसिकली सारे हैं, उन सब की बात डिटेलिंग में करेंगे हम लोग, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यूकैरियोट के अंदर प्लांट और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस को। ओके, सो हमारा नया टॉपिक है डिफरेंस। ये डिफरेंस वाले पार्ट को अच्छे से करना, क्योंकि डिफरेंस से क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस हमें देखना है। चलिए देखिए, एनिमल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस, पहला हमारे पास है एनिमल सेल और ये रहा प्लांट सेल। चलिए आप मुझे फटाफट से डिफरेंस बताओगे। आपको मैंने पूरी बायोलॉजी तो नहीं, मतलब मैक्सिमम बायोलॉजी हमने पढ़ रखी है, तो इस बेस पे आपको जितना आता है आप उतने पे मुझे डिफरेंस को बताओ। चलो वेरी गुड। सबसे पहला जवाब तो आया सेल वॉल। ये तो आपके टिप पे होना चाहिए, हर किसी को पता होता है। पहला बताओ सेल वॉल कहां होगा? प्लांट में होगा, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है? यहां सेल वॉल क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। चलिए और बताइए, अगला डिफरेंस बताइए। अच्छा मैं बताता हूं। अगला सबसे मेजर डिफरेंस है इसका कि प्लांट के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड जो ऑर्गेनेली है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम उसको है, फोटोसिंथेसिस उसको करना है। यहां पे प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा। सो यहां पे क्या पाया जाएगा बच्चा? प्लास्टिड्स पाए जाएंगे। तो प्लास्टिड प्रेजेंट है यहाँ पे। और यहाँ प्लास्टिड कहने का मतलब किसकी बात हो रही है? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, जो कि पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे इसके अंदर है ना। तो यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्लास्टिड क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। अगला डिफरेंस बताओगे? चलो वेरी गुड। वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, और बल्कि वैक्यूल तो इनके पूरे सेल का 90 से 95% पार्ट को कवर कर लेता है ना। यहां वैक्यूल क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। और बताओ? वेरी गुड, एक्सीलेंट। सेंट्रियोल वाला डिफरेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल का एक और नाम बताओ। सेंट्रोजोम। हाँ, ये बताया था ना, प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता।
प्लांट के अंदर सेंट्रियोल सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन अच्छा यहां एब्सेंट लिखना था ना मेरे को, एब्सेंट है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, यहां सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। सेंट्रियोल क्या था मैं एक बार थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं आप लोग को, पता नहीं शायद आप भूल गए होंगे, सेल साइकिल जस्ट पढ़ा के आया हूं मैं अभी। तो ये हमारे पास एक सेल था, डिवाइड कैसे हो रहा था देखो, यहां पे हमारे पास इस तरीके से ना दो ऑर्गेनेलिज थी, यहां पे एक इस तरीके से, एस्टर्स दिख रहे हैं इस तरीके से। तो ऊपर भी एस्टर, नीचे भी एस्टर, मतलब ये एस्टर मतलब यहाँ पे स्टार लाइक स्ट्रक्चर, स्टार तारे जैसा स्ट्रक्चर। देखो तारे की अगर हम बात करते हैं तो हम यूं यूं कुछ करते हैं ना, ये तारे की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे तो कुछ करके दिखाते हैं। तो तारा इन द सेंस कि हमारे अलग अलग ना फ्रेगमेंट जैसे कुछ निकले हो, तो यहाँ भी निकले हैं, ऊपर निकले हैं। तो एनिमल सेल में चूंकि सेंट्रियोल है तो तारे ऊपर और नीचे दोनों साइड है, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एम्फी एस्ट्रल। क्या बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल कंडीशन। तो एनिमल सेल में जो कंडीशन पाया जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे वो कैसा होता है, एम्फी एस्ट्रल होता है। लेकिन प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल ही नहीं होगा ना, और अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो एस्टर वेस्टर की बनने की बात ही नहीं होगी, ऐसी चीजें होंगी नहीं वहां पे। तो ये ऐसी चीजें नहीं होगी, इसलिए प्लांट सेल के केस में उसे हम बोलते हैं एन एस्ट्रल। क्या बोलते हैं, एन एस्ट्रल। सो एन एस्ट्रल मतलब नो एस्टर रेज, नो एस्टर रेज। तो ये केस कहां देखा जाएगा, इन प्लांट सेल। ये कहां बात होगी, प्लांट सेल में। और जहां एस्ट्रल रेज हैं दोनों साइड ऊपर नीचे है, एम्फी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, दो साइड, डुअल है ना। तो ये क्या कहलाओगे, ये कहलाएगा एनिमल सेल। समझ आई बात। तो सेंट्रियोल के साथ साथ एक डिफरेंस और लिखना, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, एम्फी एस्ट्रल रेज, एम्फी एस्ट्रल रेज। और यहां क्या पाया जाएगा बताओ, एन एस्ट्रल, एन एस्ट्रल रेज। इज इट क्लियर, फाइन, समझ आई बात। और डिफरेंस बताते हैं, देखो यहां लाइसोसोम होता है किसमें, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में लाइसोसोम जो होगा वो परफेक्टली होगा, लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, अच्छे से होगा, हर जगह होगा। लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम हो भी सकता है, हो भी सकता है प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी कि कह सकते हो बहुत रेयर है। यहां पे क्या है, बहुत रेयर है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में तुम पहले भी पढ़ते आ रहे हो, ये एक सुसाइडल बैग होता है हमारे बॉडी सेल का, सेल का सुसाइडल बैग तुमने पढ़ते आ रहे हो। किचन ऑफ द सेल प्लास्टिड को बोलते हो, पावर ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हो, ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को बोलते हो, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम को बोलते हो, है ना भाई। वैसे ही तुम एक सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को बोलते हो। ठीक है, तो लाइसोसोम प्लांट में हो भी सकता है और नहीं भी, रेयर है, लेकिन एनिमल सेल में निश्चित रूप से प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, तो ये बाकी सारे डिफरेंसेस हमारे हो गई। ओके, एक और डिफरेंस है, एक और डिफरेंस, वो तुम्हें अभी पढ़ना नहीं है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस सुन लो। स्फीरोसोम, ग्लाइकोसोम और पेरोक्सिसोम ये सारे प्लांट में पाए जाएंगे, एनिमल में नहीं पाए जाएंगे। अब इसके बारे में अभी लिखना मत, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब तो उसको डिटेलिंग कर लेंगे, ये पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, स्फीरोसोम वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक से डिफरेंस है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चलो नोट इट डाउन, नोट कर लो। हाँ, एक और चीज रह गया, वेरी गुड, मिडिल लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्माटा। मिडिल लैमेला, लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैंने प्लाज्मोडेस्माटा कहां पढ़ाया है उनको, तुम रहने दो, तुमको पता है, इनको बताएं दो। प्रेजेंट 11th वालों बताओ, यहां एब्सेंट है, बताओ प्लाज्मोडेस्माटा कहां पढ़ाया मैंने। प्लाज्मोडेस्माटा हिंट देता हूं, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में C4 साइकिल था और बीच में कनेक्शन था, उस कनेक्शन को क्या बोलते थे, प्लाज्मोडेस्माटा। बहुत बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर हो कब गया था, या फिर अपने सिलेबस में है कि नहीं है। तो कोई बात नहीं, वो है और हो भी गया है, हो भी गया और है। चलो इसको कॉपी करो। चलिए कॉपी कर लिया, कॉपी करो, चाहो तो लिख लो। मिडिल लैमेला जो है
मिडिल एमिला सेल वॉल के फॉर्मेशन में यूज होता है, और प्लाज्मोडेस्माटा C4 साइकिल में तुम्हें पढ़ाया गया था। तो ये याद रहेगा तुम्हें कि इन चीजों को तुमने पढ़ा कहाँ है, ठीक है, थोड़ा सा याद रहता है। नेक्स्ट हमारे पास, चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। हटा दो इसको, गुड। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझे और सुनेंगे आप लोग। सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं यहां बात प्रोकैरियोटिक सेल की है। इससे पहले मैंने यहां पे इसकी डिस्कशन जो है मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनाकर और बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर बना के समझाया था। सेम वही चीज यहां समझाने वाला हूं, क्योंकि वो बैक्टीरिया था और ये भी प्रोकैरियोट है और ये भी बैक्टीरिया मोनेरा है। समझो, क्योंकि इसमें फिर से तुम्हारी चीजें रिवाइज होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सुनो डायग्राम कैसे बनाना है, समझे और सीखे। सबसे पहले आप एक इस तरीके के परफेक्ट रेक्टेंगल ही थोड़ा सा शिफ्टेड रेक्टेंगल ठीक है। ये हमारे पास 3 लेयर में बनाना आपको, तीन पार्ट में। तो चलो 3 पार्ट बनाते हैं। ये एक पार्ट हो गया अब आउटर, ये हो गया हमारे पास मिडल, एंड नेक्स्ट हमारे पास हो गया इनर। तो इनर को थोड़ा सा फोल्डेड तरीके से बनाते हैं ताकि डिफरेंशिएशन आपका आसान रहे। दिस इज योर इनर पार्ट। तो आपको करना क्या है, आपको पूरे सेल को 3 हिस्से में डिवाइड करना है। इधर पूरी बात क्लास सुनो 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 भाई, ठंड बाहर है मुझे पता है। गेट किसने खोल दिया भाई, गेट बंद करो। एक तो ठंड, ऊपर से गेट खोल दिया तुमने, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को 3 वॉल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। 3 वॉल होने चाहिए इसके। आउटर वॉल को तुम नाम दोगे, क्या नाम दोगे, 3 वॉल में डिवाइड होते हैं, बताओ ग्लाइको कैलिक्स। क्या बोलो बेटा, ग्लाइको कैलिक्स। अब ग्लाइको कैलिक्स 2 हिस्से में डिवाइडेड होता है। अगर चिपचिपा सा लेयर हो तो क्या बोलोगे उसको, वेरी गुड, स्लाइमी लेयर। और अगर हार्ड हो तो कैप्सूल, कैप्सूल होता है हार्ड, ठीक है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, बताओ, जेनिसिटी, मतलब पैथोजन क्रिएट करना, हेल्प करने के लिए। मतलब इसे डिजीज कॉजिंग जो भी बैक्टीरियाज होते हैं ग्राम नेगेटिव टाइप के, वो आपके इसी कैप्सूल लेयर की वजह से आपको इन्फेक्ट करते हैं ना। उसके बाद ये बीच का लेयर कौन सा है, सेल वॉल। ये किससे बना होता है, बोलो, पेप्टाइडो ग्लाइकन, वेरी गुड, पेप्टाइडो ग्लाइकन। चलो रिवाइज है तुम्हें, वेरी गुड। अगला बताओ, अंदर वाला लेयर कौन सा है भाई, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ये किससे बना हुआ है, एलपीएस। क्या याद रखोगे, एलपीएस। एलपीएस बोले तो लाइपो पॉलीसैकेराइड। लाइपो मतलब लिपिड, पॉली मतलब बहुत सारे, और सैकेराइड मतलब शुगर के यूनिट। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स और ये पेप्टिडोग्लाइकेंस, यहां पे सब कॉम्बिनेशन किसके बनते हैं, नाम और नाक के। और नाम और नाक क्या है, मॉडिफाइड अमाइनो कंपाउंड है ना, मॉडिफाइड अमाइनो शुगर कंपाउंड होते हैं। आपने बायोमोलिक्यूल्स में लिखा हुआ एक लाइन था, मॉडिफाइड अमाइनो शुगर मॉलिक्यूल। कौन, ये नाम और नाक, एन एसिटाइल मुर्मेरिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। याद आ रहा है तुम्हें, तो ये सारी बातें है ना। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है इनको, बहुत तगड़े वाला। चलिए ये तो बातें हमने बता दी लेयर के बारे में। अच्छा, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते थे, किस किस को, सेल वॉल को, ग्लाइकोकैलिक्स को और सेल मेम्ब्रेन को बोलते थे क्या, वेरी गुड, सेल इनवेलप। सेल इनवेलप, ये सबको मिला के बोलोगे आप, सेल इनवेलप है ये, है ना, इनवेलप बनाते हैं बैक्टीरिया के। चलो अब देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहली चीज बनाते हैं इसके इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से सीखोगे। इनफोल्डिंग्स पे देखो, ये सेल है ना, इसके इनफोल्डिंग्स ड्रॉ करेंगे पहले तो। ये रहा, ये इस तरीके से इनफोल्ड जैसे हो जाते हैं अंदर से ना, इनके लेयर ऐसे इनफोल्ड जैसी हो जाती है इस तरीके से। इन इनफोल्डिंग का एक अलग नाम है यहां पे, बताओ क्या नाम है, मेसोसोम, वेरी गुड। ये है आपके मेसोसोम।
देखो भाई, आपको पता है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ना ही गोल्जी होता है। न्यूक्लियस भी है तो सस्ता वाला ही है, ठीक है। तो ढंग से कुछ नहीं है इनके पास, उबासी ले रहा है? देखो, तो इनके पास क्या है, मीजोसोम है। मीजोसोम जो इनका ऑर्गेनेली है ना, बहुत ही वीआईपी है, क्योंकि इनके पास सारे मेजर ऑर्गेनेली है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मीजोसोम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे काम को परफॉर्म करे। तो देखो क्या क्या करता है मीजोसोम। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल से अगर क्वेश्चन आता है तुमसे, तो राइट डेफिनेटली चांसेस है कि मीजोसोम से क्वेश्चन आएंगे। तो इनके अंदर भरे होते हैं ग्रेन्यूल्स। इनका काम क्या होता है, पहला काम, अच्छा ये क्या है, एक्चुअल में ये रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर रेस्पिरेशन के रिस्पॉन्सिबल प्रोकैरियोट के अंदर ये है, तो यूकैरियोट में कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हैं? तो यहां पे मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, होमोलोगस वर्ड यूज करूंगा या एनालॉगस? मैंने सिखाया तुम्हें। होमो का मतलब क्या समझाया था, सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन। और एनालॉगस का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट ओरिजिन, बट सेम फंक्शन। तो यही है ना भाई, और अलग अलग लोकेशन है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, सेम। वो वहां रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा है और ये यहां रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहा है। तो इसके पास क्या होता है, पहला फंक्शन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। पहला फंक्शन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे। और बताओ इसका फंक्शन क्या है? वेरी गुड, ये सेल वॉल जो बना है ना, ये ग्रीनिश लाइन, वो इसके के सिक्रेशन के वजह से बनता है। तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। और बताओ, डीएनए का डुप्लीकेशन, सेल डिवीजन, इन सब के अंदर भी इन भाई साहब का रोल होने वाला है। सेल डिवीजन, इन सब के अंदर भी अपना रोल प्ले करने वाले हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं सेल के अंदर, वो भी इन्हीं के वजह से इनिशिएट होता है। और लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है, एना, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, या एनालॉग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन काम लगभग इनका सेम है। अब इनके क्या है ना भाई, इनके पास तो न्यूक्लियस ढंग का है ही नहीं, ना मेम्ब्रेन है। तो इनके जो डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो वैसे ही रैंडम घूम रहे हैं। ये लो, ये इनके डीएनए है, इस तरीके से घूम रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इनके पास ना स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसका नाम दिया जाता है यहां पे प्लाज्मिड। क्या बुलाते हैं इसको, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड भी इनका डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा नेचर ने दिया उनको, इसलिए प्लाज्मिड को हम बुलाते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल किसको, प्लास्टिड को। ये भी कैसा होता है, अगेन ये भी डबल स्टैंडर्ड होगा, ये भी डबल स्टैंडर्ड होगा। और बताओ, और क्या हो सकता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, खुद ही से रेप्लिकेट कर सकता है, इसमें सारी पोटेंशियल रेप्लिकेशन वाली, सेल्फ रेप्लिकेशन। और बताओ, ये सेमी ऑटोनोमस है एक तरह से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वैसे ये भी अपना सेमी ऑटोनोमस रोल प्ले करता है, ठीक है। ये बात होती है प्लाज्मिड के बारे में। इसके अलावा यहां पे राइबोसोम कैसे होते हैं, देखो राइबोसोम जो है ना, हमारे बॉडी में राइबोसोम इकट्ठे हैं, इनमें क्या है, चेन बना रखा है इन्होंने, इस तरीके से एक थ्रेड जैसा चेन बना रखा है। इनको हम नाम देते हैं बेटा पॉली राइबोसोम। ये पॉली राइबोसोम है। सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। इन सब के अलावा इनके पास होता है एक अलग सा ऑर्गेनेली, जिसको हम बुलाते हैं इस तरीके से, ये वैक्यूल है, और ये सिर्फ प्रोकैरियोट में ही पाए जाते हैं। और इनको कौन सा वैक्यूल बुलाते हैं हम, गैस वैक्यूल। ये स्पेशल इनमें पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल, ठीक है भाई। तीन तरह के वैक्यूल पढ़ने आपको, गैस वैक्यूल, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल पाए जाएंगे अमीबा के अंदर, और गैस यहां पाए जाएंगे, और सैप पाए जाएंगे प्लांट में, याद कर ले। गैस कहां पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में, लिख देता हूं कहीं पे, गैस वैक्यूल पाए जाएंगे प्रो में, प्रो कैरियोट्स में। सैप कहां पाए जाएंगे, प्लांट्स में। और एनसीईआरटी लिखती है कॉन्ट्रैक्टाइल कहां पाए जाएंगे, अमीबा में, मतलब प्रोटिस्ट में, अमीबा में। और इनका काम क्या होता है, ऑस्मो रेग्यू
साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये पाए जाएंगे आपके फ्री इन साइटोप्लाज्म। इस पे क्वेश्चन पूछा क्यूज। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मेम्ब्रेन लेस, इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं बना होता। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली हैं, इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो दो बात याद रखनी, मेम्ब्रेन लेस हैं और फ्री लाई करते हैं साइटोप्लाज्म के। और इनका काम क्या है, तो काम अभी बता ही दिया मैंने, स्टोरेज। ये स्टोरेज को संभालते हैं। अब ये स्टोरेज में क्या क्या संभालते हैं उसको मैं यहां थोड़ा लिख देता हूं, सुन लेंगे। स्टोरेज में तीन चीजें संभालते हैं ये। पहला स्टोर करते हैं ये ग्लाइकोजन को। किसको? ग्लाइकोजन। देखो भाई, हमारे बॉडी में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है, पता है ना आपको? कौन सा बॉडी का पार्ट स्टोर करता है? ऑफ कोर्स लीवर। तो मैं इंक्लूजन बॉडी को भी कह सकता हूं एनालॉग टू लीवर, बोल सकता हूं ना, यहां भी ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है। और क्या स्टोर होता है यहां पे? साइनोफाइसियन। साइनोफाइसियन क्या है? साइनोफाइसियन एक प्रोटीन है बेटा। क्या है? बात नहीं, कर लिया सबने ये? मैं भी चेक करने आ रहा हूं सबके नोटबुक्स। हाँ, रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन एक ही बात है। हाँ,
पेप्टिडोग्लाइकेन, पैथोजेनिसिटी, हाँ, डीएनए बेटा, प्लांट प्रोकैरियोट में भी डीएनए ही होता है। हो गया? कितना समय लग रहा है यार? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? इसलिए क्योंकि इसका कोई इमेजिनेशन नहीं है, मे बी ये बताया जा रहा है, प्रेडिक्शन है कि शायद इंडिया न्यूक्लियर भी यूज करेगा। इंडिया ने अगर न्यूक्लियर यूज किया ना भाई, तुम समझ लो, इंडिया ऐसा भी अभी इंडिया जिस ओहदे पे है ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इधर सुनो, इंडिया जिस ओहदे पे है ना, ओहदा समझ रहे हो, जिस हैसियत पे है अभी फिलहाल, उस लेवल पे बाकी कंट्री सोच रही है कि कैसे इतना जल्दी पहुंच गया। और जो कंडीशन पे है, अगर इंडिया ने कुछ हरकतें कर दी अपने साइड से वॉर को लेके थोड़ा भी, और कोई भी इंडिया को अगल बगल से पिंच किया, इंडिया वो देश नहीं रहा जो रेसिस्ट कर सकता है, सह लेगा। वो वाजपेयी जी का युग गया, लो लाल बहादुर शास्त्री का भी युग गया, अब युग है मोदी जी का। वो नहीं सोचेंगे भाई दाएं और बाएं, और क्योंकि मोदी के साथ जो है ना इंसान अमित शाह, वो सोचने नहीं देगा, वो व्यक्ति मोदी जी को सोचने नहीं देते हैं। कोई मैटर होता है मोदी जी टेंटना उड़ा दे क्या, उड़ा दे क्या तो ये है भाई, देखो इंडिया का शुरू से एक वो वसूल रहा है, उसूल ये रहा है कि वो किसी देश पे आगे से अटैक नहीं करता, कभी नहीं करता। इंडिया स्टार्टिंग से कभी भी किसी देश पे आगे से अटैक नहीं किया। लेकिन ये भी इतिहास रहा है कि जिन ने इंडिया पे अटैक किया है, अभी तक तो खैर उतना नहीं दिया इंडिया ने, 65 में दिया था जब बहादुर शास्त्री जब सरकार थी, अभी तक तो खैर नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी तक इंडिया का रूल रहा है, कहीं अपने सामने से ना किसी देश को कॉलोनियल बनाना, किसी पे कब्जा करना, ना किसी पे अटैक करना, या किसी के सामने अपना ध्वंस दिखाना, इंडिया की खासियत रही है। तो इंडिया शुरू से ये रहा है भाई इस मोनोपोली पे कि मैं आगे से नहीं करूंगा, लेकिन अगला कोई कर दे तो फिर सहना भी नहीं है भाई। ये भूकंप आ रहा है, इससे बढ़िया तो पढ़ाई छोड़ दो, है ना। अच्छा एक सेकेंड, मैंने बोला पढ़ाई छोड़ दो, सवाल ये कि तुमने पढ़ना स्टार्ट भी कब किया था, चालू कब किया है? यहाँ बात छोड़ने की नहीं हो, यहाँ स्टार्ट कब किया है? हैं? तो तुमने सॉरी क्या कह रहा हूं मैं मैंने क्या आजकल हो जा रहा है सच बात है, तुमने पढ़ाई छोड़ के क्या ही किया है? क्या क्या निकल गया मुंह से मेरे? मोहब्बत अच्छा, मुंह से निकल गया मोहब्बत। हाँ वैसे सही बात है, पढ़ाई छोड़ के मोहब्बत करते हो तुम। अब वो भी तो नहीं होता, परफेक्शन तुम्हें उसमें भी नहीं आता। कौन? अब अशरफ की तरफ इशारा मत करो अब तो नया साल आ गया, अब तो थोड़ा नया विचार लेके आओ, थोड़ा बदल लो खुद को। अभी भी तुम्हारी मेंटालिटी वही, अपडेट कब करोगे खुद को? हाँ, यहाँ iOS 17 आ गया, हर एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है, तुम नया साल में कब अपडेट करोगे? अभी भी आशिकी में ही लगे रहते हो। अब देखो उसको, क्लास में फोन चला के चुंगम चबा के फोन से बतिया रहा है, अब देखो उसको। सबके बारे में जानकारी है, सब देखता हूं मैं, इधर ही का हूं आजू बाजू का, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, कांड कर लेना, लेकिन बस कांड पता नहीं लगना चाहिए किसी को। नए साल में हम इस कदर बदल जाएंगे, इधर सुनो, नए साल में इस कदर हम बदल जाएंगे, मोहब्बत सड़क पर खड़ी रहेगी और हम उसके सामने से निकल जाएंगे ये एटीट्यूड लाना है। देख कितना खुश हो गया ना, जैसे सब पर्सनल हो गए, मतलब सबके लिए पर्सनली बोला हूं मैंने, मेरे लिए पर्सनल है, ठीक है लाऊंगा। तो ये बात पे जो तुमने इतना खुशी जाहिर की है, ये मैं समझ नहीं पाया इतना क्यों। ये तो उनके लिए था जिनके पास मोहब्बत थी, उसको देख के निकलेंगे, जिसके पास है ही नहीं वो क्या देख के निकलेंगे? वो मान लेंगे लेट मोहब्बत भी एक्स, लेट मोहब्बत भी एक्स, ये सामने खड़ी है, एटीट्यूड दिखाना है, भले उसे नहीं जानता हूं, सामने से निकलूंगा उसके और मान लूंगा खुद को सेटिस्फाई, मैं निकल गया सामने से चलो आगे बात करते हैं, इधर ध्यान दो। हाँ बोलो। ऑस्मो रेगुलेशन इट्स बायोन्सी। बायोन्सी मतलब अपथ्रस्ट, याद आ रहा है कुछ? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कोई चीज डूब नहीं सकता, वो ऊपर उसे उछल जाता है। हाँ जी, प्लाज्मिड के ऊपर है बेटा बायोन्सी, वही तो बताया अभी, बायोन्सी। चैप्टर रिड्यूस था, तभी तुम्हें बुद्धि भी रिड्यूस हो गया, अच्छी चीजें तो रिड्यूस कर जाती हैं।
सारी अच्छी चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं। हाँ ताशिफ, क्या आंसर है? सबसे अखंड भोजपुरी लफ्ज है ये, चुना रही है। चुना रही है, इसे भी अखंड हमको लगता है वो अगरा रही है। अगरा रही है, चुना रही है। यही कारण है कि भोजपुरी बहुत प्यारा है। चलिए, हाँ, इस पूरे कहानी के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने अगले कहानी के ऊपर। अब हमारी जो चर्चा होगी, बच्चे बात नहीं करेंगे, अब जो हमारी चर्चा होगी बेटा, वो चर्चा हमारी है प्योरली यूकैरियोटिक सेल पे। और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर हमारा चर्चा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, तो आप मुझे एक बात बताओगे, क्या करोगे? एक बात बताओगे। बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी पता होना चाहिए आपको। बताओ, सेल मेम्ब्रेन। भाई क्या होता है ये? अरे कुछ नहीं यार, जैसा हमारी चमड़ी है ना, हमारा आउटलाइन है बॉडी का, वैसे ही सेल का भी एक अपना आउटलाइन है। सेल भी अपना एक आउटलाइन क्रिएट करके रखता है, जिससे कि उसके अंदर की चीजें बाहर ना जा सके, और बाहर की भी जो चीजें आ रही हैं वो उसके हिसाब से आए, अंडरस्टैंड कुछ भी ना आ जाए। इसलिए सेल वॉल की क्वालिटी क्या होती है कि सेल वॉल एसपीएम को फॉलो करता है। तो व्हाट इज दिस एसपीएम? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो ठंड की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, समझ लेना। मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये अपने बॉडी के अंदर, अपने पूरे ऑर्गेनेली के अंदर, अपने पूरे स्ट्रक्चर के अंदर उन्हीं चीजों को अलाउ करता है जो उसके लिए यूज के, अदरवाइज अलाउ नहीं करता। या फिर अपने अंदर से भी जो चीज निकालता है वो अपने हिसाब से, ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन को देखते हुए। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें भाई, तो ये किन किन चीजों से बना हुआ है? तो ये 3 मेजर बायोमोलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला है अपना प्रोटीन, दूसरा है अपना लिपिड, और तीसरा है थोड़े मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा है, ठीक है भाई, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। अब इन पूरे स्ट्रक्चर में जनरली ये देखा गया है कि सबसे मैक्सिमम अमाउंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन से बायोमोलिक्यूल का होता है? प्रोटीन का। और सबसे मिनिमम कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। और एवरेज मिनिमम इक्वल किसका होता है? लिपिड का होता है। आपको पता होगा ये सब मिलके एक्चुअल में मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस बायोसिंथेसिस। ये वर्ड पूरे 12th में तो नहीं दी गई है, 11th 12th में ये वर्ड दी गया है 9th में। 9th का एनसीईआरटी खोलना, SER RER कुछ लिखा होता है वहां पे। RER में प्रोटीन होता है, SER में लिपिड होता है। और जब SER और RER मिलते हैं तो प्रोटीन और लिपिड मिलते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेम्ब्रेन का बायोसिंथेसिस करते हैं। ये 9th का टर्म है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपको याद दिलाया मैंने, ठीक है ना भाई। तो ये होता है मेम्ब्रेनस बायोसिंथेसिस। अब दूसरी बात समझ लो, यहां पे एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने। वो एग्जांपल किसका दिया है? एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है आरबीसीज का। आरबीसी देखो ना भाई, साइज में भी आरबीसी का एग्जांपल, यहां भी कॉम्पोजिशन में भी आरबीसी का एग्जांपल। तो आरबीसी थोड़ा मेजर है, यहां पे ध्यान से सुनेंगे। तो आरबीसी के एग्जांपल में ये दिया कि आरबीसी का जो सेल है, उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और क्या है? लिपिड है। प्रोटीन और लिपिड है। लिपिड और प्रोटीन की बात की है तो लिपिड का जो अमाउंट बताया है एनसीईआरटी ने, वो कितना बताया है? 40%। कहा है कि 40% जो है आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? लिपिड होता है। और 52%, 52% क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब इसको भाई भूलना मत, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पता तुम डेटा इधर उधर मत कर देना कि भाई लिपिड में 52 लिख के आ जाओ और वहां पे 40 लिख के आ जाओ। तो इसका भी ट्रिक है। देखो मैंने जानबूझ के लिपिड को ना ऐसे लिखा है जैसे ये 4 दिख रहा हो, देखो दिख रहा है। या फिर अगर आप L लिखते हो, जब आपके L लगे होते हैं तो क्या करते हो आप साइड में? बोलो, दिख गया? अब तो कभी गलती नहीं होगी। तो थोड़ा सा ऐसे कर दो तो बन गया लिपिड। देखो 40 चार्ज दिख रहे हैं ना। और ये भी अगर भूल गए तो P मतलब 5 और P मतलब 5, तो 5 5 52,
तो ये भी याद कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बाद भी तुम गलती करके आते हो बेटा, तो मेरा दरख्वास्त है कि 24 का इंतजार क्यों कर रहे हो तुम और बीतने का, इधर ही कहीं निकल लो, ठीक है ना। इतना ब्लंडर गलती करके कहां जाओगे तुम। 40% और ये 52%, बचा 8% फिर क्या होगा बताओ? कार्बोहाइड्रेट होगा। समझ गए? अरे समझ गए भाई? नहीं समझे? अच्छा स्वाद ले रहे रे अमन। अब सुनो, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, क्वासी फ्लूइड नेचर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोजाइक मॉडल था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उस फ्लूइड मोजाइक मॉडल को, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए हमारे पास मॉडल तैयार किया गया था। पहले तो रॉबर्टसन आए थे और वो फ्लॉप हो गए थे, फिर बाद में सिंगर और निकोलसन आए। ईयर क्या था वो? ईयर 72, 1972 में। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया गया और ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, और ये आया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। सिंगर एंड निकोलसन 1972 है ना, ये है थ्योरी। और इसी ने एक्सप्लेन किया था इसके स्ट्रक्चर को, और इस स्ट्रक्चर के तहत यह बताया गया था कि हमारे पास, पहले कॉपी करो फिर डिटेल करता हूं क्या है, पहले इसको आराम से लिखो, हड़बड़ी नहीं है कोई चीज की, लिखते चलो। ये चैप्टर स्कोरिंग है, वेटेज है, कल पढ़ाऊं, थोड़ा पढ़ाता नहीं यार, तुम कल पे चले आते हो। दिव्या चौरसिया, अच्छा ये हाँ जी, क्या हो गया शुभम? बहुत एक्साइटेड हो जाते हो ना। प्रोटीन रिव्यू देख के, प्रोटीन अपने पास दो तरह के हैं। देखो, एक है अपने पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसको हम एक और नाम से जानते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। और दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसको हम जानते हैं इनर प्रोटीन। तो हमारे पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं बेटा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में दो तरह की प्रोटीन होती है, ठीक है। ये जो इंट्रिंसिक वाला है ये अंडर डेप्थ में, डेप्थ और किसके बीच में? इन बिटवीन लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के बीच में ये डूबे रहते हैं। कौन? आपके इंट्रिंसिक वाले। अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चरली समझाऊं उसको, तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर रीजन है, ये आउटर है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर है। अब जरा ध्यान से समझना, आउटर वो है। अच्छा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे समझाया मैंने, इधर ध्यान दो। देखो मैंने कहा ये सेल है, इस तरीके से एक सेल बनाया, तो ये जो लाइन बनाई है क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा कौन सा है? आउटर। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? इनर। तो आउटर में भी क्या है? पानी पानी, और इनर में भी क्या है? पानी पानी, क्योंकि आउटर में तो आउटर इन्वायरमेंट है और इनर में साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में वाटरी कंटेंट तो होता ही होता है। तो बाहर भी वाटरी कंटेंट, अंदर भी वाटरी कंटेंट, ठीक है। अब उसी के लेयर में इस तरीके से हमारे पास ये हो गए प्रोटीन, ये हो गए एक्सट्रिंसिक वाले जो इस तरीके से अरेंज है, और इन सब के बीच में एक प्रोटीन ऐसे अरेंज है, इस तरीके से अंदर तक अरेंज है। इंट्रिंसिक का एक और नाम होता है इंटीग्रल प्रोटीन, ये भी लिख लेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इनर प्रोटीन, तीन तरह के नाम याद रखेंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन अरेंज होते हैं ऐसे, ये बाहर वाले हो गए, ये बाहर वाले हो गए, और अंदर वाला ये हो गया, इस तरीके से। तो अंदर जो घुस रहा है इंटीग्रल है, और ऊपर ऊपर जो है वो एक्सटेंसिक है, एक्सटर्नल प्रोटीन है, ठीक है, जिसको पेरीफेरल भी बोलते हैं। इन सब के साथ बाबू हमारे यहां पे लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स। अब लिपिड्स देखो कैसे होंगे, लिपिड्स होंगे ऐसे, ये लिपिड का हेड रीजन है और ये लिपिड का टेल रीजन है, ये लिपिड का टेल रीजन है और ये लिपिड का हेड रीजन है। मैंने कहा ना प्रोटीन और लिपिड भी होता है, लिपिड समझा रहा हूं। तो लिपिड का ये है हेड, ये है हेड, और ये लिपिड का क्या है? टेल। ये भी क्या है? लिपिड का टेल, ये दूसरा लिपिड है, और ये लिपिड का हेड। तो देखो जो लिपिड का हेड होता है उसको पानी से प्यार होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। इसको याद करेंगे अच्छे से, हेड को क्या होता है? पानी से प्यार होता है। इसको ऐसे याद करो, लड़कों को किससे प्यार होता है? अपने बालों से, इसलिए इसको भी किससे प्यार है? अपने हेड से, तो हेड वाला हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। लेकिन पूंछ से फर्क नहीं पड़ता इसको, तो पूंछ कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। पूंछ कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होगा, पानी से डर लगेगा। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ ऐसे फॉर्म में अरेंज होता है कि इसका पानी के बाहर वाले रीजन में भी क्या है? हेड है,
और पानी का अंदर वाला रीजन में भी क्या है, हेड है, और बीच में कौन है, टेल। तो टेल तो इस रीजन में है जहां पे पानी नहीं है, तो अंदर बाहर हेड हेड और बीच में क्या है, टेल है। समझ आ गया। और इस तरह से बाई लेयर बोलते हैं इसको। बाई मतलब कितने, दो हो गए, एक लिपिड ऊपर एक लिपिड नीचे, दो लेयर होंगे ना, तो इसको बोलते हैं लिपिड का बाई लेयर। और बीच में कौन फिक्स है इनके, प्रोटीन। और इस तरीके से हमारा बनता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और यहां पे एक कंपोनेंट होता है लिपिड के अंदर, इसका नाम है लेसिथिन। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, मेन होता है लेसिथिन। कौन सा कंपोनेंट, लेसिथिन। लेसिथिन एक ऐसा कंपोनेंट है बेटा जिसको हम फॉस्फोलिपिड बुलाते हैं, जो बेसिकली मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। तो जहां लिपिड लिखे हो वहां पे जरूर लिखना फॉस्फोलिपिड होता है एक, फॉस्फोलिपिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है लेसिथिन, जो मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, वो फॉस्फोलिपिड। मतलब लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं और जो मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, और नाम है उसका लेसिथिन। डन है, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल हम डिस्कशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। बोलो, समझाते बाबू फिर से। देखो सुनो, ये हमारे पास सेल है, ठीक है। सेल के ऊपर इस तरीके से प्रोटीन लगे हुए हैं, एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, अभी वो समझाना बाकी है मेरे को, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, लेकिन फिर भी सुन लो। ये ऐसे प्रोटीन एक्सटर्नल लगे हुए हैं। इन एक्सटर्नल प्रोटीन के बीचों बीच कौन है, इंटीग्रल प्रोटीन। दो तरह के प्रोटीन हो गए, और इन सब के बीच में लिपिड लगा हुआ है इस तरीके से। ये हेड हो गया, इस तरीके से हेड हो गया, और ये हो गया, फिर ये हेड हो गया, इस तरीके से हो गया। तो ये वाला पार्ट देखो अंदर साइड है, लेकिन ये पार्ट क्या है, बाहर, और ये भी क्या है, अंदर। तो ये बीच में है, मेम्ब्रेन के साइड में, क्योंकि टेल है, इसको पानी से क्या है, नफरत है, फोबिया, डर है, इसलिए अंदर से छुपा हुआ है। इनको पानी से डर नहीं और इनको पानी से डर नहीं है, इसलिए बाहर है। इसी तरीके से यहां भी एक लिपिड होगा, एक लिपिड, और यहां पे दूसरा लिपिड, इस तरीके से हेड। तो इस तरीके से सारे लिपिड अरेंज होते हैं। और ये जो लिपिड है बेसिकली वो कौन सा है, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल का कुछ अमाउंट। इस तरीके से पूरा मेम्ब्रेन अरेंज होता है। इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक, क्योंकि फ्लूइड के अंदर कौन घूम रहे हैं आपके, ये सारे मोजाइक फॉर्म में स्ट्रक्चर में घूम रहे हैं।